बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 3 ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा बिकॉज वी हैव अ लॉन्गर क्लास टुडे एंड ओके। बिफोर वी बिगिन डिस्कसिंग समथिंग न्यू, मैं आपको एक दफ़ा पिछले 2 लेसन्स की एक क्विक मैथमेटिकल समरी दे देता हूँ। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था I इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पर Q इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज। यहाँ से अगर Q को सब्जेक्ट बनाए तो ये बनता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अक्सर हमें ये जो दूसरी शक्ल है चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम में, इस सूरत में हमें इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 2, charge equals to number of particles multiplied by the charge on one particle। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो E लिखना चाहिए, दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल है, तो उस पर जितना भी चार्ज है उसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट करके इस इक्वेशन के अंदर लिखा जाता है। नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने और बना के दिखाई थी आपको, जिसका प्रूफ अब तो रेलिवेंट नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रूफ आ जाए तो अच्छा है। I इज इक्वल्स टू स्मॉल n स्मॉल e स्मॉल v इंटू कैपिटल A। यहाँ पर कैपिटल A क्या चीज है? कैपिटल A उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें से करंट फ्लो होने की कोशिश करता है। V क्या चीज है? V इज कॉल्ड द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी ये चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट की वेलोसिटी या स्पीड है। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जरूरत पड़ने पर E की जगह पर स्मॉल q भी लिख सकते हैं। जैसे एक दफा एक क्वेश्चन आया था, उसमें एग्जामिनर कहता है कि इन स्पेस अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहाँ प्लेस किया जाएगा। स्मॉल n, small n is defined as the number of charges per unit volume। दैट मीन्स ये जो कंडक्टर आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस कंडक्टर की जो वॉल्यूम है उसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसको अगर n से रिप्रेजेंट करूं और इस कंडक्टर की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये नई क्वांटिटी आ जाती है स्मॉल n। स्मॉल n को हम कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और इसमें ये जो I है, ऑफ कोर्स एज ऑलवेज द I इज करंट। नंबर 4, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को चार्ज पार्टिकल के चार्ज से डिवाइड कर दें तो वो पहले पॉइंट A और दूसरे पॉइंट B के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ए और बी दोनों एक दूसरे से जितने दूर हों, यानी उनके बीच में जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा है। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन ओवर टाइम या फिर एनर्जी ओवर टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। पावर के साथ एसोसिएटेड कुछ फॉर्मूलाज और भी हैं। करंट इनटू वोल्टेज, आई स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर ओवर आर। ये पावर के 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो अलग अलग सिनेरियोज में अप्लाई होते हैं। आई इंटू वी तब यूज होता है जब किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ना गिवन हो। आई स्क्वायर इंटू आर तब यूज होता है जब हमारे पास वोल्टेज ना गिवन हो। वी स्क्वायर ओवर आर तब यूज होता है जब करंट की अमाउंट ना गिवन हो। ये सब आपने ओ लेवल में पहले पढ़ी हुई हैं इक्वेशंस। फिर उसके बाद नंबर 6, लास्टली हमने डिफाइन किया है Ohm's law, V equals to IR। I think this is where we ended our last lesson। और एक इक्वेशन और मेरे जहन में आ रही है, वो भी आपको याद करवा देता हूं। R इक्वल्स टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर R इज रेजिस्टेंस, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या फिर इसका एक और नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। L
is the length of a conductor, and A is the cross-sectional area of the conductor. जी, तो पिछले लेसन्स के अंदर हम अभी तक ये सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर चुके हैं. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं. इफ यूड लाइक टू कम्युनिकेट विद मी समथिंग, with me about something, please let me know. Send me a message. यहाँ पर ये जो लास्ट इक्वेशन, रेजिस्टेंस की डिफाइनिंग इक्वेशन जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल की थी, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है विच इज द रेजिस्टिविटी. तो मैं अपना आज का लेसन जरा रेजिस्टिविटी को डिस्क्राइब करके शुरू करता हूँ. रेजिस्टिविटी, या इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं. इसको अगर कभी डिफाइन करना पड़े, वैसे तो सिलेबस में नहीं आता, पेपर में नहीं आता, लेकिन हमारे सामने इसका जिक्र हो गया है तो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ. अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो क्या कहलाएगा ये? We will define it as resistance of a piece of a material, resistance of a piece of a material having a unit length and unit cross-sectional area. मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पीस ऑफ कॉपर है. इस कॉपर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और इस पीस ऑफ कॉपर की लेंथ है 1 मीटर, तो इस पीस ऑफ कॉपर की जो रेजिस्टेंस होगी आर, दैट विल बी कॉल्ड रेजिस्टिविटी. सो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है? इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल. अगर उस मटेरियल का हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का पीस है और 1 मीटर लेंथ होनी चाहिए उस पीस की. जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें जी एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी क्या है, तो मुझे उसको फाइंड आउट करने के लिए एल्यूमिनियम का एक ऐसा पीस चाहिए होगा जिसकी रेजिस्टेंस होगी, सॉरी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ होगी 1 मीटर. ओके, हेंस द वर्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हमें मेजरमेंट्स को या डायमेंशंस को स्पेसिफिक रखना पड़ेगा. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और resistance of a piece of a material having 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम. ये मैंने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम क्यों लिख दिया है? वो इसलिए क्योंकि सिलेंडर यहाँ बनाकर दिखाया है तो वॉल्यूम तो होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. अगर उसकी यूनिट एरिया उसका क्रॉस सेक्शन है और लेंथ भी 1 यूनिट है, मल्टीप्लाई करो तो 1 मीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम आती है. इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लिख के दिखा दी. अब अगर मेरे पास एक पीस ऑफ कॉपर हो, यही कॉपर है, राइट, इसलिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, लेकिन उसको अब मैंने स्ट्रेच आउट किया है. अब उसका एरिया भी 1 मीटर नहीं है और उसकी लेंथ भी 1 मीटर नहीं है. एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, लेंथ भी 1 मीटर नहीं है. दिस विल हैव अ डिफरेंट रेजिस्टेंस बट सेम रेजिस्टिविटी. क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए हमें इस मटेरियल का, जो कि कॉपर है, इसका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का पीस चाहिए और 1 मीटर लेंथ वाला पीस होना चाहिए. तो वो तो फिर बिल्कुल इसके आइडेंटिकल ही होगा ना, तो फिर दोनों की रेजिस्टेंस एक जितनी हो जाएगी. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की 1 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्पेसिफिक वैल्यू होगी, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी. जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना, हीट नीडेड पर यूनिट मास,
है ना, 1 किलोग्राम, वहां हमने मास को स्पेसिफाई कर दिया था, इसीलिए हीट को स्पेसिफिक हीट कहते थे। इसी तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए हमने वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दी 1 मीटर क्यूब, तो उसकी रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि आपको मेरी बातें अभी तक समझ आ रही हैं जी। प्लीज लेट मी नो, सेंड मी अ मैसेज। Resistivity is also equals to resistance into area divided by length। तो अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस की जगह पर ओहम आएगा, एरिया की जगह पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ की जगह पर मीटर आएगा। तो फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट बनता है ओहम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, विच इज इक्वल्स टू ओहम मीटर। राइट, शाबाश। इफ देयर इज एन एम्बिग्विटी डू लेट मी नो। चलो आगे चलें। experiment to determine experiment to determine the resistance of a fixed resistor। यही बात ओ लेवल में भी हो चुकी है। मैंने चूंकि ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ जाना है, इसीलिए मैं ये बात आपको बताने लगा हूं। अभी आप देखेंगे इन अ फ्यू मिनट्स हम एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। ये मेरे पास एक पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का ये सिंबल होता है, या बैटरी कह लें। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर इस पावर सप्लाई के ऊपर मैं एक एरो बना दूं तो फिर ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई बन जाती है। वेरिएबल पावर सप्लाई। मैं इसके रास्ते में एक एम मीटर लगाता हूं, और एम मीटर के साथ मैं एक फिक्स्ड रेजिस्टर लगाता हूं। फिक्स्ड रेजिस्टर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, एटलीस्ट वी अज्यूम के चेंज नहीं होती। इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया जाता है। ये वोल्ट मीटर हमें ये बताता है कि जब करंट इस रेजिस्टर में यहां से एंटर हुआ है और यहां से एग्जिट हुआ है तो करंट के पास कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। वेरी सिंपल। अब सबसे पहले अरेंज द apparatus as shown। अरेंज द apparatus as shown। फिर specify a value of PD from the battery। बैटरी से एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस स्पेसिफाई कर लें, अलाउ कर दें। यहाँ पे ना मैं एक स्विच भी लगा देता हूँ जस्ट टू बी टेक्निकली करेक्ट। फिर नोट द वैल्यू ऑफ एमीटर। नोट द वैल्यू ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब आपको पता है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक दफा रिजल्ट नोट नहीं करते, कम से कम 3 दफा, ज्यादा से ज्यादा 6 दफा रिजल्ट नोट करते हैं। तो हमारा रिजल्ट रिपीटेबल होना चाहिए। रिपीटेबल का मतलब है हर दफा सेम रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट ऑथेंटिक कंसिडर होता है। सेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीडी फ्रॉम द बैटरी एंड नोट set different values of potential difference from the battery and note the values of ammeter and voltmeter in the table as shown। एक टेबल में हम अपना सेट ऑफ वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड करंट इन एम्पेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, I repeat it for 5 times। Now we are going to construct a graph जिसमें एक तो y एक्सिस होता है और दूसरा x एक्सिस होता है।
आपको पता है कि इट इज अ कन्वेंशन, एक रिवायत है, एक तरीका है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इंडिपेंडेंट वो कि जिसको हमने चेंज किया है, और वाई एक्सिस के ऊपर खुद ब खुद चेंज होने वाला वेरिएबल आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट हमने वोल्टेज को चेंज किया है, तो ये वोल्टेज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस मस्ट गो ऑन द एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के ऊपर वो वेरिएबल आता है जिसको हमने चेंज, जो खुद ब खुद चेंज हुआ होता है। सो current must go on the y axis and voltage must go on the x axis। यहाँ पे करंट आएगा इन एम्पेयर, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन वोल्ट्स। जब आप वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, दिस इज व्हाट द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक। ओके, देयर मे बी सम रैंडमनेस टू द पॉइंट्स एज वेल। जब इनको ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। The graph should be a straight line passing through the origin। अब आपको पता है इतनी आसानी से तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम जब ग्राफ बना लिया तो यकीनन उसके ग्रेडियंट से कोई ना कोई कंक्लूजन निकाली जाएगी। अब याद करें, ग्रेडियंट होता है चेंज इन y ओवर द चेंज इन x। y एक्सिस के ऊपर करंट है, x एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल है, वोल्ट्स है। अब ओहम्स लॉ की तरफ जरा वापस आ जाएं। ओहम्स लॉ में ये होता है वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां से अगर रेजिस्टेंस के लिए सब्जेक्ट बनाओ तो वोल्टेज ओवर करंट बनता है। लेकिन जो ग्रेडियंट अभी हमने डिड्यूस किया है, ग्रेडियंट तो करंट ओवर वोल्टेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 ओवर रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये बात आपने ओ लेवल में भी की हुई है, लेकिन मैंने बड़े आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एक दफा फिर से बोल दिया। If there is a problem, we take a little break and see if everything is okay, or we address your problems. Please send me a message to let me know. All right, that's great. I am happy everything is okay so far. लेकिन एक नोट यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। नोट, because examiner often likes to do this घटिया हरकत। वो ये है कि एग्जामिनर एक्सेस को रिवर्स भी कर देता है कभी कभी। दैट मीन्स वाई एक्सिस पे अगर करंट था, अब वो कभी कभी यहाँ वोल्टेज भी रख सकता है, यहाँ करंट रख सकता है। ग्राफ की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगी। बट नाउ द ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब इस ग्राफ का ग्रेडियंट डायरेक्टली रेजिस्टेंस के बराबर होगा, रेसिप्रोकल के बराबर नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर 3 तरह के मटेरियल्स हैं, जैसे हमने ओ लेवल में भी देख रखा है, ए लेवल में भी, वैसे ही उनको हमें रिकॉल करना है। फिलामेंट लैंप, ओहमिक कंडक्टर, और इसके साथ साथ सेमी कंडक्टर्स। फिलामेंट लैंप, इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो द ग्राफ फॉर फिलामेंट लैंप शुड लुक लाइक दिस। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ करंट है। अगर इसकी नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट की बात करें तो द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। दैट मीन्स जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। आप नोटिस करें कि शुरू में इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, बाद में इसका ग्रेडियंट कम होता जाता है। ऐसे ही यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरे क्वाड्रेंट का बेसिक मतलब ये है कि हमने बैटरी को अब उल्टा करके लगा दिया है। तो ओहमिक कंडक्टर, सॉरी, फिलामेंट लैंप्स के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको करंट कहाँ से मिल रहा है, वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है। उनका बिहेवियर एक दूसरे से दोनों केसेस में आइडेंटिकल ही रहता है। अब चूंकि ग्रेडियंट जो है वो 1/r के बराबर है, and gradient from the graph is decreasing. Gradient is decreasing. This implies that resistance is increasing.
अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है कि ग्रेडियंट कैसे कम हो रहा है, कैसे ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए मैंने एक बड़ी ही बेकार सी एक टेक्निक है जो मैं खुद यूज करता था। वो ये है कि ट्राई टू राइड अ बाइसिकल ऑन इट। जहां पर बाइसिकल चलाना आसान होगा वहां ग्रेडियंट कम होगा, जहां बाइसिकल चलाना मुश्किल होगा वहां ग्रेडियंट ज्यादा होगा। यहाँ पर लो ग्रेडियंट है और यहाँ पर हायर ग्रेडियंट है। तो शुरू में ग्रेडियंट ज्यादा है, बाद में ग्रेडियंट कम हुआ है, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। और चूंकि ग्रेडियंट 1/r के बराबर है, अगर ग्रेडियंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे किसी फिलामेंट लैंप को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं, देखें ये बढ़ ही तो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती ही तो जा रही है। एज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस keeps increasing। एक इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? आई एम गोइंग टू राइट दैट डाउन बाय ग्रीन कलर। एट हायर पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर बिकम्स हायर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि हमने उसको ज्यादा वोल्टेज दिया है, ज्यादा बड़ी बैटरी लगा रहे हैं। जब ज्यादा बड़ी बैटरी लगाते हैं तो ज्यादा हीट पैदा होती है। ओके, जब ज्यादा हीट पैदा होती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और चूंकि टेम्परेचर causes expansion, higher temperature causes expansion, so length increases। किस चीज की लेंथ? अगर आपको फिलामेंट लैंप का नहीं पता तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, वैसे सबने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। दिस इज व्हाट अ फिलामेंट लैंप लुक्स लाइक। इसके अंदर ऐसे करके जो एक टंगस्टन मेटल का पीस होता है, वायर सी होती है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट की अपनी कोई लेंथ होगी, लंबाई होगी। वो लेंथ जब इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस जो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये एक 3 नंबर का सवाल है। इसमें आपने तीन क्या क्या बातें लिखनी है, मैं वो आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए। सबसे पहले, एट हायर पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर इज हायर। पहली बात तो ये लिखनी है। हायर टेम्परेचर कॉजेज एक्सपेंशन एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद लेंथ। ये 3 बातें आपने 3 मार्क्स के लिए लिखनी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं क्या मेरी सारी बातें अभी तक समझ आ रही हैं आपको। इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सारा ओ लेवल वाला ही है। सेंड मी अ मैसेज टू लेट। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। ये तो फिलामेंट लैंप की डिस्कशन थी। इसके बाद ओहमिक कंडक्टर की बात कर लेते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स की कोई रियल लाइफ एग्जांपल तो हमारे पास होती नहीं है, सिर्फ मेटल्स होते हैं जो कि थोड़ा सा ओहमिक कंडक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स होंगे क्या? क्या मतलब है जी ओहमिक कंडक्टर का? तो ओहमिक कंडक्टर का बेसिकली मतलब ये है जिनकी रेजिस्टेंस स्टेज कांस्टेंट, जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज ही नहीं होती। अब दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई एक्सपेंशन तो होगी ना। एक्सपेंशन से रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकती है। इसीलिए इसीलिए रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं रहती चीजों की। सिर्फ ओनली metals behave that way at low values of potential difference और टेम्परेचर। यानी जब मेटल्स ठंडे होते हैं और उनको ज्यादा वोल्टेज भी नहीं दिया होता, उस वक्त ये थोड़ा सा लीनियर बिहेवियर ऐसा शो करते हैं जिसमें उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। अदरवाइज हर मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, कुछ मटेरियल्स की कम भी हो जाती है, लेकिन कांस्टेंट रहने वाला कोई मटेरियल नहीं है। ओके, अब सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। इनकी भी ज्यादा कोई रेलेवेंट डिटेल हमें नहीं चाहिए, लेकिन मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपके लिए जी सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। मटेरियल्स
ओरिजिनली इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ओरिजिनली तो इंसुलेटर्स होते हैं और दे अलाउ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन also after a specific value of voltage, specific potential difference. Semiconductors या डायोड एक ही बात है. This is what the symbol of diode looks like. डायोड की एक P वाली साइड होती है, एक N वाली साइड होती है. जब डायोड में P से करंट एंटर होता है और N से एग्जिट होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है. फॉरवर्ड बायस्ड. अगर इसका उल्टा हो जाए दैट मींस डायोड तो वैसे ही रहे लेकिन अब करंट एन वाली साइड से एंटर करना चाहे. दैट मींस व्हाट इफ द करंट ट्राइज टू एंटर फ्रॉम हियर. ऐसी सिचुएशन में डायोड इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा. इसको हम कहते हैं रिवर्स्ड बायस्ड. खैर अभी हमें इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है. ये A2 में जाकर आप इसको फिर रिलेटिव डिटेल से पढ़ लेंगे. इसका सिर्फ ग्राफ देखना जरूरी है. करंट y एक्सिस पे, वोल्टेज x एक्सिस पे. द ग्राफ फॉर दिस लुक्स लाइक दिस. वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं, करंट की कोई अमाउंट नहीं बढ़ती, करंट फ्लो ही नहीं करता. एक सर्टेन वैल्यू के बाद एकदम से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है. और नेगेटिव वोल्टेज के लिए, ये बात आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसी मालूमात के लिए बता देता हूँ. करंट बैकवर्ड्स यानी वोल्टेज बहुत ज्यादा ऑपोजिट वोल्टेज प्रोवाइड करते जाओ, करंट फ्लो ही नहीं करेगा. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर डायोड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं ये चीजें आप आगे जाकर पढ़ेंगे. तो ग्राफ ऐसा नजर आएगा. दैट मीन्स जब वोल्टेज पॉजिटिव था, थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जैसे सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट्स. सिलिकॉन के डायोड के लिए अगर 0.7 वोल्ट्स देना उसके बाद कंडक्शन शुरू होती है. लेकिन नेगेटिव वोल्टेज के केस में डायोड्स काफी हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज तक करंट को ब्लॉक करके रखते हैं. फिर उसके बाद उनका बैरियर ब्रेक हो जाता है, फिर चार्जेस फ्लड करने लग जाते हैं. आपको सिर्फ ग्राफ की शेप याद रखनी है. शेप को देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाला मटेरियल है. ठीक है जी. छोटी सी ब्रेक एक ले लेते हैं यहाँ पर. अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है तो मुझसे पूछ लेंगे प्लीज. सर ये सेमीकंडक्टर के पॉइंट्स रिपीट करते हैं, नहीं समझ आया. अच्छा. सेमीकंडक्टर के पॉइंट्स में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने ये बताया है कि ये मटेरियल्स ओरिजिनली इंसुलेटर होते हैं यानी इनमें करंट फ्लो ही नहीं करता. लेकिन आफ्टर अ स्पेसिफिक वोल्टेज, आफ्टर अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये कंडक्ट करने लग जाते हैं. जैसा कि यहाँ ग्राफ में आपको बना के दिखाया है, वोल्टेज की एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद करंट फ्लो होने लग जाता है, उससे पहले पहले करंट फ्लो ही नहीं होता. इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ. सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम है. ये दो सबसे पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं. डायोड का ये सिंबल होता है, सर्किट सिंबल. और इसमें एक साइड जो ट्रायंगल की बेस यहाँ बना के दिखाई है, ये P कहलाता है. और जहां पर वर्टिकल लाइन है ये N यानी नेगेटिव कहलाता है. तो करंट अगर P से एंटर हो तो डायोड उसे जाने देता है. लेकिन अगर N से एंटर होने लग जाए तो वो करंट ब्लॉक हो जाता है. ये आपने ओ लेवल में पढ़ा है, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई आपको. जो बात आपको नहीं समझ आ रही आप मैसेज करके मुझे बता दें, सर ये बात नहीं समझ आ रही. अबीर कह रहे हैं सर व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज ओवर टाइम. ओके, दैट आई कैन टेल यू बट इट्स नॉट रेलेवेंट. यानी कि अबीर ये कह रही हैं कि सर ये बताएं कि इसके बाद इसकी रेजिस्टेंस कम क्यों होती जाती है. तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आप समझ लें है. सेमीकंडक्टर का एक पीस यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ. इसमें ना ऐसे एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं, रुके हुए हैं, स्टे किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स ने. देखोगे ये खाली स्पेसेस हैं, इनको होल्स कहते हैं. होल्स. दीज आर एम्प्टी स्पेसेस कॉल्ड होल्स. और इन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं.
रुके हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर बाउंड। लेकिन जब हम इनको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं और अपने इस होल में से बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है, जब एनर्जी ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फास्टर हो जाती है, यानी फिर वो आसानी से मूव कर सकते हैं। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर चार्जेस आसानी से मूव कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस कम है, अगर चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। दैट मींस ओरिजिनली सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, रुके हुए होते हैं, लेकिन जब उन्हें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो मोबाइल हो जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। जब वो मूव करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस शुड रिड्यूस। अभी आई होप दैट मेक सेंस। सेमीकंडक्टर्स के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वोल्टेज देने पर वो मूव करने लग जाते हैं। ठीक है जी इब्राहिम आसिफ, बेटा बिल्कुल ठीक है, परेशानी तो नहीं है कोई? इसमें से सवाल सिर्फ ये आएगा कि शक्ल देख के, ग्राफ की शक्ल देख के आइडेंटिफाई करना है कौन से मटेरियल का ग्राफ है। ठीक है, दानियल कह रहे हैं सर देन व्हाई डज इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन वन डायरेक्शन। अच्छा, उसके लिए ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग आपको बताता हूँ, जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही मैं बोल देता हूँ, सुन के अच्छा लगेगा शायद। सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, उसके आधे हिस्से को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी देते हैं, दूसरे हिस्से को ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी देते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर का ये बिहेवियर नहीं होता कि वो एक तरफ अलाउ करता है दूसरी तरफ अलाउ नहीं करता, हमने उसको इंजीनियर करके डायोड बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक तरफ का करंट, ऐसी भी तो कोई डिवाइस हो जो एक तरफ का करंट जाने दे दूसरी तरफ का ब्लॉक कर दे, जैसे वन वे रोड होती है ना, एक ही रास्ता हो सकता है वहां पे। अब हमने ये एक डिवाइस ऐसी बना ली जो करंट को एक तरफ अलाउ करे दूसरी तरफ अलाउ ना करे, उसके पीछे थोड़ी सी इंजीनियरिंग है। अब वो मैं नहीं बता रहा आपको, दैट विल बी टू इररेलेवेंट फॉर यू। ओके, हमने इसको बनाया ऐसे है कि ये एक तरफ जाने दे दूसरी तरफ रोक दे। ये कुदरत ने ऐसे नहीं पैदा किया था, ऐसा नहीं है कि वो अम, मतलब इंसान ऐसे चलता फिरता कहीं जा रहा था, उसने नीचे बट्टा पड़ा मिला, उसने कहा ओ ये तो डायोड है। ऐसा नहीं है, हमने डिजाइन किया उसको इस तरह का कि वो एक तरफ जाने दे दूसरी तरफ वाला ब्लॉक कर दे। फायदा यह है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है दानियाल? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये ग्राफ की शेप्स हैं, ये हमें इन सबको याद रखना है। एक नोट आपको बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा, ये थोड़ी सी ना अजीब बात है। नोट, इफ a graph does not follow a single trend of the gradient, don't use gradient to find resistance। अब इस बात का क्या मतलब है, आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है, थोड़ी सी अजीब बात है। ओके, अगर मेरे पास एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है जिसमें इधर करंट है, इधर वोल्टेज है, और जो ग्राफ बना है, ये मतलब ये एक्सिस है, और जो ग्राफ बना है ना वो कुछ ऐसा है, इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि ग्रेडियंट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो या कहीं पे कांस्टेंट हो। मैंने जब लिखा ग्राफ डज नॉट फॉलो अ सिंगल ट्रेंड, इसका मतलब यह है कि कहीं पर अगर ग्रेडियंट कभी बढ़े कभी कम हो, कभी कांस्टेंट रहे कभी नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे केस में आपने ये वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करनी, यानी ग्रेडियंट को रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। कॉन्ट्रेरी टू दिस, ऊपर जो हमने ग्राफ्स देखे जैसे फिलामेंट लैंप है, यहां पर ग्रेडियंट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा था, ओहमिक कंडक्टर्स के लिए ग्रेडियंट कांस्टेंट था। यहां पर यू कैन यूज द फैक्ट दैट ग्रेडियंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, वन ओवर द रेजिस्टेंस, सॉरी,
यहां पर आप ये फैक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर ग्रेडियंट का कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड ना हो, जैसा कि इस केस में आपको दिखाया है, यहां पर यू शुड नॉट यूज द फैक्ट दैट ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू 1/r। इस केस में आपको अगर रेजिस्टेंस निकालनी पड़े, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एट पॉइंट पी, फाइंड द रेजिस्टेंस एट पॉइंट पी, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जी। आप देखेंगे कि पॉइंट पी के ऊपर करंट की क्या वैल्यू है और पॉइंट पी के ऊपर वोल्टेज की क्या वैल्यू है। यू विल यूज दीज वैल्यूज, corresponding values of current and voltage, and then you will be able to find out resistance equals to voltage over current। क्योंकि यहां पर हर पॉइंट पे ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जब कर्व होता है तो हम तो एक टेंजेंट लाइन बना लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर अगर एक स्मूथ कर्व है, मैं एक टेंजेंट लाइन बनाऊंगा इस तरीके से, तो वो टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पीछे भी लाइन से उतने ही फासले पर होगी और इस पॉइंट से आगे भी लाइन के साथ उतने ही फासले पर होगी। लेकिन ऐसे केस में जहां पर ग्रेडियंट जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, यहां पर आप टेंजेंट लाइन को कॉन्फिडेंस के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट से पीछे मे बी द लाइन इज फर्दर अवे फ्रॉम द ग्राफ और आगे द लाइन इज क्लोजर टू द ग्राफ। तो यू डोंट नीड टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट, यू जस्ट नीड टू नो दैट जहां ग्रेडियंट्स वेरी कर रहे हों वहां पर डोंट यूज ग्रेडियंट, क्योंकि वो आपको रिलायबल ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं देगा। यहां पर ओनली यूज द रेशो ऑफ वोल्टेज फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड करंट फ्रॉम वाई एक्सिस। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात थी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई लेट मी नो, आई विल रिपीट इट फॉर यू। ऑलराइट, दिस वाज अ लोड ऑफ माय चेस्ट, थोड़ी सी एक मुश्किल बात थी, वो मैंने आपके लिए यहाँ कन्वे कर दी। फिर उसके बाद आपको थोड़े से सिंबल्स याद करवाता हूँ, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कुछ जनरल सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हमें पता होने चाहिए क्योंकि हमने अक्सर सर्किट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, सर्किट्स की कंस्ट्रक्शन तो बेसिकली हम डीसी सर्किट्स में देखेंगे, जो हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 10 होगा, उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन सर्किट सिंबल्स यही देख लेते हैं। सबसे पहले you know about this one, you should know about this, you should know about this, this, okay, फिर और try to recall all of these। चलिए, मैं अभी थोड़ी देर में और सोचता हूँ, मेरे जहन में और कोई आएगा तो वो भी हम लिख देंगे। सबसे पहला, दिस इज एन ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब है सर्किट ऑन नहीं है, चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे। द सेकेंड वन इज अ क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच का मतलब है सर्किट काम कर रहा है, ऑन है इस वक्त, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। दिस इज अ लैम्प, दिस इज अ सेल। बाय द वे, सेल यूजेस chemical energy to
Sorry about that. Getting back to our discussion. Cell converts chemical energy to electrical. फिर ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है जिसको जनरली बैटरी कहते हैं. ये हमारे पास एक पावर सप्लाई बनाने की कोशिश की है मैंने. पावर सप्लाई इज एसेंशियली लाइक अ बैटरी, लेकिन उसमें हमें ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये सेल है या बैटरी है या ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है. दिस इज जस्ट जनरल सिंबल फॉर इट. These two symbols are for fixed resistors. This is a device called semi-conducting diode, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चार्जेस को अलाउ करते हैं. इसको हमने बनाया ऐसा, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता. इसका एक टर्मिनल है P, एक है N. करंट P से एंटर करके N से एग्जिट हो सकता है, लेकिन उलट नहीं हो सकता. ऐसा क्यों नहीं हो सकता वो मैंने आपको बताया नहीं है अभी. ओके, वो आप आगे जाकर एडवांस्ड क्लासेस में सीखेंगे. फिर उसके बाद ये एक फिक्स्ड रेजिस्टर बना के उसके ऊपर दो एरोस बना देने का मतलब है कि ये एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, यानी इसकी रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड करती है. और ये एक थर्मिस्टर है. थर्मिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. इसके अलावा एक सिंबल आपको और दिखाता हूं. ये हमारे पास एक जंक्शन है. जंक्शन का मतलब ये होता है कि जहां दो तारे मीट करती हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं. जबकि एक क्रॉस ओवर, दिस इज अ क्रॉस ऑफ वायर्स. क्रॉस ऑफ वायर्स का मतलब है कि ये दोनों तारें आपस में कनेक्टेड नहीं है, बस एक तार दूसरी तार के ऊपर से गुजर रही है. इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं. वो जैसे मेरे ध्यान में एक और आ रहा है, वो मैं आपके लिए बना देता हूँ इधर, लेकिन वो इतना कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता. दिस सर्किट सिंबल इज फॉर अ बजर. बजर या जो सायरन होता है ना, जो रिंग करता है, ये वो है. ये सर्किट सिंबल्स आपको मेमोराइज करने हैं. मोस्टली ये अक्सर सर्किट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है टू डिस्कस थर्मिस्टर्स. अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन होगा. जो अगला चैप्टर है हमारा जिसमें हम सर्किट्स डिजाइन करते हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि ये सर्किट्स के अंदर कैसे इस्तेमाल होती हैं. Thermistor, if you would like to define it, it is a heat dependent resistor. Heat dependent resistor. हमारे सिलेबस में सिर्फ वो वाले थर्मिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ. इस कैरेक्टरिस्टिक को, रेजिस्टेंस बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. अभी जब हम सिलेबस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सिलेबस आउटलाइन दिखाएंगे ना आपको, आप उसमें देखेंगे, उसमें लिखा होगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता तो फिर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, जैसा कि फिलामेंट लैंप के केस में होता है. लेकिन थर्मिस्टर की कैटेगरी के अंदर हमने सिर्फ यही नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर ही डिस्कस करना है. आप ये पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है. थर्मिस्टर्स जो है ना, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एज वेल. उनके अंदर भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तब इलेक्ट्रॉन्स मोबिलाइज होते हैं. एट लोअर टेम्परेचर्स इलेक्ट्रॉन्स स्टे इन देयर प्लेसेस. ओके, सो this is why thermistors behave like this. When temperature rises, electrons get mobilized, thus increasing, thus decreasing the resistance.
अक्सर 1 नंबर के लिए सवाल आता है, इसका सर्किट सिंबल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो सर्किट सिंबल आपको पहले भी बना के दिखाया है, एक फिक्स्ड रेजिस्टर है, उसके ऊपर एक इस तरह की लाइन बन जाएगी, तो ये थर्मिस्टर का सर्किट सिंबल कहलाएगा। ओके, अगर रेजिस्टेंस का ग्राफ आपको दिखाऊं विद टेम्परेचर, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी अजीब बात है। आपको पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। दुनिया में कोई भी दो वेरिएबल्स अगर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट नहीं करने चाहिए ये। इसमें अगर मैं टेम्परेचर के दो इक्वल इंटरवल्स कंसिडर करूं, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। दो इक्वल इंटरवल्स, ये भी एक टेम्परेचर का इंटरवल है डेल्टा टी, ये भी एक टेम्परेचर का इंटरवल है डेल्टा टी। अगर आप लोअर टेम्परेचर के ऊपर देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे एट लोअर टेम्परेचर देयर इज अ ग्रेटर चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू में एक ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू दैट। जब मैं बड़े टेम्परेचर्स पर नोट करूंगा, आई विल बी यूजिंग ब्लू कलर फॉर दैट। अगर आप बड़े टेम्परेचर्स पे नोट करेंगे तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस में उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लार्जर change in resistance at low temperatures, whereas जब हायर टेम्परेचर होंगे तो स्मॉलर चेंज इन रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर्स। इसका मतलब ये है कि थर्मिस्टर्स आर मोर सेंसिटिव, thermistors are more sensitive at lower temperatures। सेंसिटिव का क्या मतलब है? सेंसिटिव का मतलब ये है कि किसी छोटी सी वजह से एक बड़ा रिस्पॉन्स देना। जैसे कि अक्सर बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको कोई छोटी सी बात भी कह दी जाए तो वो इतनी बुरी लगती है कि उन्हें वो इतना शोर शराबा खप डालते हैं फिर। इसी तरह थर्मिस्टर्स, दे उनका काम ये है कि वो रेजिस्टेंस को चेंज करके हमें दिखाएं। तो जब टेम्परेचर्स लोअर होते हैं वहां पर थर्मिस्टर्स की रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज आता है, और जहां पर टेम्परेचर्स हायर होते हैं वहां रेजिस्टेंस में कम चेंज आता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप प्रेशर फील करें बहुत ज्यादा पढ़ाई का, तो आपकी प्रोडक्टिविटी में इतना ज्यादा खास चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहेंगे तो आपकी आउटपुट ज्यादा होता जाएगा। रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसे ही है, जहां पर लोअर टेम्परेचर्स होते हैं वहां पर रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज ये दिखाते हैं। जहां पर टेम्परेचर्स हायर होते हैं वहां ये रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज, ज्यादा डिक्रीज शो नहीं कर पाते। इसीलिए थर्मिस्टर्स आर सेड टू बी सेंसिटिव एट लोअर टेम्परेचर्स एंड लेस सेंसिटिव एट हायर टेम्परेचर्स। ये ग्राफ को देख के हमें पता चला है। इसकी मैं एक मिसाल अक्सर ऐसे देता हूँ कि जैसे एक पानी का कूलर है, उसमें जब पानी भरा हुआ है ऊपर तक, हम बटन दबाते हैं तो पानी ज्यादा तेजी से बाहर आता है। लेकिन जैसे जैसे पानी की अमाउंट कम होती जाती है, पानी के बाहर निकलने की स्पीड भी, यानी डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो भी कम होता जाता है। ऐसे यहाँ पर भी है। शुरू में जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस में एक ग्रेटर चेंज देखा जा सकता है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो उसमें उतना ग्रेटर चेंज पहले से नहीं देखा जा सकता। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेट्स सी इफ ऑल ऑफ दिस मेक सेंस टू यू। सर व्हाट वाज सेमी कंडक्टिंग डायोड? गुफरान करें, जंक्शन रिपीट कर दें। क्या मतलब है जंक्शन? दो तारें आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं बस। दैट मीन्स एक तार में से करंट आके इस तार में से भी जा सकता है, इसमें से भी जा सकता है, इसमें से भी जा सकता है। जंक्शन का मतलब है तारों का जोड़ है, जबकि क्रॉस वायर मतलब एक तार दूसरी तार के ऊपर से गुजर रही है बस। ठीक है। सेमी कंडक्टिंग डायोड पूछ रहे हैं भाई कि वो क्या होता है, आपने ओ लेवल में पढ़ा है बेटा ये।
सेमी कंडक्टिंग डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है which allows current to pass, which allows current in only one direction. ठीक है जी. Send me your responses about thermistors. If you have any question, let me know. Sir, could you kindly repeat the reason why resistance is inversely proportional to the rise in temperature? There isn't actually a reason, Huria. There is only this one explanation. जब टेम्परेचर कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं इन सेमीकंडक्टर्स. ओके, थर्मिस्टर्स को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है. हर मटेरियल में ऐसा नहीं होता. थर्मिस्टर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर राइज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मोबिलाइज हो जाते हैं, आसानी से मूव करने लग जाते हैं. तो फिर जब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है. जी हुरिया, आपको समझ आया? जी जी बिल्कुल हरीम, मुझे पता है एलईडी बाकी है अभी. मैं बता दूंगा आपको वो भी. हमारे सिलेबस में एलईडी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगा. ओके. दानिया पूछ रही है, व्हाई डज टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब है यू आर प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल्स. व्हेन दे गेन मोर एनर्जी, हर वो चीज जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है. बर्तन के नीचे आग लगा दें तो वो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता? होता है. इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस आर बेसिकली, इट इज बेसिकली जस्ट एनर्जी. सो इफ चार्ज पार्टिकल्स गेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब है उनको और एनर्जी मिल रही है, इसलिए उनका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है. इज दैट ओके? शाबाश. इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं. यू कैन कंटिन्यू आस्किंग मी योर प्रॉब्लम्स. बस थोड़ी देर में हम कंक्लूड कर देते हैं. हरीम ने कहा है जी हमें लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी नहीं बताया, तो ये लें जी. एलईडी का ये सिंबल होता है. पता लग रहा है हरीम ने ओ लेवल में पढ़ा है. ये डायोड है, और डायोड के ऊपर एरोस दिखा रहा हूँ जो कि अवे पॉइंट कर रहे हैं. इनको हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं. लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, जो हमारे टेलीविजन में लगी होती है. अब तो हमारे ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स और हर चीज में एलईडी ही इस्तेमाल हो रही है, बिकॉज दे आर एनर्जी एफिशिएंट. दे emit light when forward biased. अब आप सोच रहे होंगे ये फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है, तो मैं एक दफा फिर से आपके लिए बता देता हूँ. जैसे इमेजिन करें ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है. इसको ले जाकर मैं एक एलईडी के साथ अटैच करता हूँ. ये दो एरोज इंडिकेट करें कि ये एलईडी हैं. ये जो ट्रायंगल की बेस होती है इस वाले एंड को हम पी कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको एन कहते हैं. एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव. तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है, वो पी से एंटर करेगा तो एन से एग्जिट हो सकता है. ऐसी सिचुएशन को हम फॉरवर्ड बायस्ड कहते हैं. यानी डायोड का पी वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से अटैच हो, एन वाला टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से अटैच हो. ऐसी सिचुएशन में डायोड करंट को जाने देता है, और इसको हम फॉरवर्ड बायस्ड कहते हैं. तो फॉरवर्ड बायस्ड सिचुएशन में ये जो एलईडी है ये लाइट एमिट करता है. अगेन एलईडी इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह फिक्स्ड होते हैं, लेकिन किसी वजह से, एनर्जी मिलने की वजह से, वो मोबिलाइज होके मूव करना शुरू कर देते हैं. जब वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को लाइट की सूरत में एमिट कर देते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स का एहसान है आपके ऊपर कि वो ये एनर्जीज एमिट करते हैं. अगर ना करें तो बड़ा मसला हो जाए दुनिया में. जी मुझे बताइएगा, अभी तक सब कुछ क्लियर है? कोई चीज अगर परेशान कर रही है तो टॉक टू मी.
शाबाश। दानिया, फवाद, अब्दुल्ला, अब्बास, अबीर, एमन, मुस्तजाब, आयशा, फजर। शाबाश एवरीवन, गुड जॉब, वेरी गुड। इसमें कोई खास नई चीजें नहीं है, ज्यादातर पुरानी है। असल में इस चैप्टर के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन वो मिला के जब अगले चैप्टर से डीसी सर्किट से आते हैं ना, तो वहां पर फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के ये दो चैप्टर्स हैं, ये दोनों मिला के ही इनके सवाल आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सर ये सेमी कंडक्टिंग वाला पॉइंट हमारे सिलेबस में है, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। कुछ क्वेश्चंस में सेमी कंडक्टर लगा दिया गया होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है। जब हम डीसी सर्किट्स देखेंगे ना, अगला चैप्टर, उसके अंदर ही इसका पूरा इफेक्ट रेलिवेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। जब वहां पर हम अगला चैप्टर, जो चैप्टर 10 है, जो इसके साथ कंटिन्यू करके पढ़ेंगे, उस चैप्टर में जब सेमी कंडक्टिंग का इफेक्ट आएगा तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है। तो बात करें, एग्जाम्स की टेंशन हो रही है जी, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा एग्जाम होगा। अच्छा जी। फिर उसके बाद LDR, which is the light dependent resistor. Light dependent resistor, ये इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9 की आखिरी बात थी। आफ्टर दिस द एंटायर कंटेंट ऑफ चैप्टर 9 विल बी ओवर। फिर अगली क्लास में चैप्टर 10 का कंटेंट डिस्कस करेंगे। ये अगेन, ये भी एक तरह से सेमी कंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। लाइट इज ऑल्सो बेसिकली जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स लाइट से एनर्जी लेकर मोबिलाइज हो सकते हैं, तो फिर रेजिस्टेंस कम हो सकती है। खैर, इतनी डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, आपने इस बात को रट्टा मार लेना है। रट्टा क्या मारना है? रेजिस्टेंस ऑफ एन एलडीआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट। जब एलडीआर पे पड़ने वाली लाइट ज्यादा होती है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले अपनी जगह फिक्स थे, अगर रोशनी उनके ऊपर पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी भी तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगी, वो तेज मूव करेंगे, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ, लाइट causes electrons to become mobilized. मोबिलाइज का मतलब है कि मूव कर रहे हैं, हिलना शुरू हो गए हैं। सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एलडीआर का सर्किट सिंबल देख लें जी। ये हमारे पास एक फिक्स्ड रेजिस्टर है, अगर इसके ऊपर एरोज बना दिए हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि ये एक एलडीआर है। एलडीआर की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है टेम्परेचर के साथ। तो अगेन, द ग्राफ फॉर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी should look like this again. नंबर ग्राफ, लो भाई। इसमें भी फिर दोबारा वही बात आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, आखिरी बात है। एट लोअर वैल्यूज ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड एट हायर वैल्यूज ऑफ लाइट इंटेंसिटीज, आप नोटिस करें कि जब लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू लोअर है और वो कम है, और वो तब चेंज होती है, तो रेजिस्टेंस में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। और हायर वैल्यूज ऑफ लाइट इंटेंसिटी पे नोट करें, रेजिस्टेंस में इतना फर्क पड़ा है। तो हम ये बात यहाँ दोबारा कह सकते हैं, दैट रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज, नहीं, थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूँ इस बात को। LDRs are more sensitive in the dark. In the dark मतलब जहाँ लाइट इंटेंसिटी कम है। As light intensity increases, sensitivity decreases.
खैर आज तक इनसे रिलेटेड सवाल कोई नहीं आया, बस आपकी मालूमात के लिए मैंने ये बातें बता दी हैं, ये सेंसिटिविटी वाली बात। अगर आपको समझ आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं। इतनी कोई इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है ये। सारे ए लेवल में ना कुछ कुछ बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी बतानी पड़ती हैं, क्योंकि आपने आगे जाके एंट्री टेस्ट देना है इंशाल्लाह माशाल्लाह, और फिर आपको लग पता जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें एक्स्ट्रा मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि मेरे टीचर ने तो नहीं बताई थी, और उन चीज़ों से मुझे ए लेवल में कोई फायदा भी नहीं हुआ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो फिर एंट्री टेस्ट में आगे कुछ आगे की स्टडीज में आपके काम आ सकती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सिलेबस कंटेंट था फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9। इसमें कुछ बातें मैंने अगले चैप्टर की भी बता दी हैं, जैसा कि एज प्रॉमिस्ड। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज सेंड मी अ मैसेज टू लेट मी नो। चले राइट, हियर इज द आउटलाइन, लेट्स सी। अगर मैंने कोई बात ना बताई हो पिछले लेसन्स में तो यू कैन पॉइंट इट आउट टू मी। अंडरस्टैंड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये इस चैप्टर की सबसे पहली बात थी। फिर अंडरस्टैंड दैट द चार्ज ऑन चार्ज कैरियर्स इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज कैन बी क्रिएटेड, ओनली स्पेसिफिक चार्जेस कैन बी क्रिएटेड। याद है मैंने बताया था 1e 2e 3e, e means the times the charge of an electron. Recall and use q equals to it, करंट की डेफिनेशन है। यूज फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर द एक्सप्रेशन आई इक्वल्स टू ए एन वी क्यू। मैंने इसको एन क्यू वी ए कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेर एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये बात मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और आप नोटिस करें यहाँ लिखा है यूज, यहाँ पर प्रूव नहीं कहा हुआ, लेकिन मैंने आपको प्रूफ बताया था, और प्रूफ बताते हुए मैंने ये भी बताया था कि प्रूफ अब आपके सिलेबस में रेलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ यूज आपको करना है। लेकिन पिछले अगर आप पेपर्स देखेंगे ना, उनमें इसका प्रूफ करना भी आता है आपको। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया है एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज। आई थिंक ये पिछले लेसन में पार्ट 2 में हमने देखा है। फिर रिकॉल एंड यूज वी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये भी हमने देखा है। फिर पावर की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूलाज भी हमने देखे हैं। फिर डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं किया, मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूं यहाँ पर। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ चार्जेस, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ चार्जेस। लेकिन जब आपके पेपर में पूछा जाए कि रेजिस्टेंस डिफाइन करो, तब आपने ये नहीं कहना, तब आपने कहना है रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज पर यूनिट करंट। ये ओहम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनाई है। आपको कहना है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। पेपर में अगर रेजिस्टेंस डिफाइन करने को आए तो ये रेड वाला आपने लिखना है, ब्लू वाला नहीं लिखना। फिर रिकॉल एंड यूज v इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ है। Sketch the IV characteristics of a metallic conductor at constant temperature, semiconductor and a filament lamp। ये तीन ग्राफ्स मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाए। Explain that the resistance of a filament lamp increases as current increases because its temperature increases। मैंने potential difference के point of view से define किया था, इसको current के point of view से भी define कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि voltage बढ़ाएंगे तो current बढ़ता है normally। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड दिस। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हमने देखी है। रिकॉल एंड यूज आर इक्वल टू रो एल बाई ए हमने देखा है। अंडरस्टैंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलडीआर डिक्रीजेस एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ये अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी, सॉरी। फिर अंडरस्टैंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, resistance increases with temperature. It will be assumed that the thermistors have a negative temperature coefficient. See, I told you. Negative temperature coefficient means
इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि सारी बातें हमने की हैं। अगर हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं तो मुझे एक मैसेज करके बता दें, मुझे थोड़ी सी खुशी हो जाएगी। सही। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन एन एक्सीलेंट ऑडियंस। आप लोग सबसे अच्छे रिस्पॉन्सेज देते हैं जी, मुझे ऑनलाइन आपको पढ़ाने का सबसे ज्यादा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। इंशाल्लाह दिस लेसन विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल। तो आप वहां से भी इसको रिपीट कर सकते हैं। नोट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए तो लेट मी नो, आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट। ऑल राइट, आज की डिस्कशन को फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कुछ पास पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस भी आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो वो क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई कर लेंगे, इतने को मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, सी यू अनदर टाइम। अल्लाह हाफिज।